जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पेरेंट्स ड्रीम में। साथियों, आज हम आपको जीव विज्ञान का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त यानी ब्लड हम पढ़ाएंगे। साथियों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो साथियों, आज आपको इस वीडियो में कहीं भी ब्लड से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेश्चंस आपके माइंड में नहीं बचेगा। तो चलते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। आपके क्वेश्चंस क्या हैं और कैसे बन रहे हैं। साथियों, पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो पहला क्वेश्चन ये है कि संयोजी ऊतक या प्राकृतिक कोलाइड, मैं सभी टॉपिक को यहीं पर एक पॉइंट के हिसाब से बनाकर लिख दिया हूँ। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मैं वो आपको पहले बना। पहली बात तो साथियों, ब्लड जिसे रक्त, खून जो भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। हम पॉइंट बताते जा रहा हूँ, कहीं आप लिख लीजिए या वीडियो को ध्यान से समझिए। मैं कहूँगा कि ब्लड एक संयोजी ऊतक है। क्या है? ब्लड एक संयोजी ऊतक है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि ब्लड क्या है, तो ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसके बाद एक प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का मतलब वह होता है जिसे किसी भी वस्तु में छानने पर, जैसे छन्नी या कपड़े पर छानोगे आप, तो उसका कुछ भाग उस कपड़े में या उस छन्नी में रह जाएगा और कुछ भाग छन जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। तो यानी ब्लड जो है हमारा एक प्राकृतिक कोलाइड है और यह एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब होता है कि जोड़ कर रखना। ठीक है ना। हम जब कभी आपको ऊतक पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। बस यहाँ इतना याद रखिएगा कि ब्लड एक संयोजी ऊतक है, एक पॉइंट। ब्लड प्राकृतिक कोलाइड है। मैंने कोलाइड आपको समझा दिया। अब दूसरा फैक्ट आपका बनता है कि ब्लड का जो पीएच मान, पीएच का पहली बात तो फुल फॉर्म आप जानिए, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो ब्लड का पीएच मान होता है वो होता है 7.4। कितना होता है साथियों? 7.4। अब अगर कभी भी ब्लड की प्रकृति पूछ जाए तो ब्लड की प्रकृति होता है क्षारीय, क्योंकि जिसका जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और अगर 7 होगा तो न्यूट्रल यानी उदासीन होगा, जैसे कि जल का है। अब हम देखते हैं कि ब्लड किसके शरीर में कितना पाया जाता है। तो साथियों, हम महिला की पहले बात कर लेते हैं। तो फीमेल में यानी महिला में ब्लड की जो मात्रा होती है वो होती है 5 लीटर। कितनी होती है साथियों? 5 लीटर। इसको याद रखिएगा, 5 लीटर है ये। और वहीं अगर हम पुरुष की बात करें यानी मेल की बात करें तो साथियों, मेल में जो ब्लड की मात्रा होती है वह इससे थोड़ा सा ज़्यादा होती है, 5.5 लीटर। कितना? 5.5 लीटर। कई कई बुकों में 5 से 6 भी लीटर देता है। तो इतना याद रखिएगा, यानी महिला पुरुष की तुलना में इनके शरीर में ब्लड की मात्रा कम होती है। ठीक साथियों, 5 महिला, पुरुष 5.5। इतना फैक्ट आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़ रहे हैं। आगे आपका अगर क्वेश्चन बने कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, अगर कभी पूछा जाए, मैंने आपको बता दिया ब्लड ये है वो। अगर अब सीधा सा प्रश्न आपके दिमाग में ये बन रहा होगा कि ब्लड का निर्माण होता कहाँ है, तो साथियों मैं आपको यहाँ से फैक्ट बताते चल रहा हूँ। पहले यदि कभी भी पूछा जाए कि ब्लड का निर्माण एडल्ट यानी वयस्क में कहाँ होता है, एडल्ट जो वयस्क हो चुके हैं, तो इनका जो निर्माण होता है वह होता है अस्थि मज्जा में, जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो। और अगर हम साधारणता भाषा में कहें तो अस्थि मज्जा। अभी हम बताएंगे अस्थि मज्जा क्या होता है, लेकिन इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, भ्रूण, जिसे हम एम्ब्रॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण। जब कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में पल रहा होता है तो उस समय उसका जो ब्लड है, उसका जो रक्त है, वह उसके यकृत में यानी लीवर में बनता है। कहाँ बनता है साथियों? तो लीवर में बनता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, लीवर। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। उसका जो ब्लड बनता है उसके लीवर में यानी यकृत में बनता है। भ्रूण यानी एम्ब्रॉय। जब तक वह जन्म नहीं लेगा तब तक आपको भी पता है उसे भ्रूण कहा जाता है, एम्ब्रॉय कहा जाता है। बाकी रह गया वयस्क का, तो वयस्क का जो ब्लड का निर्माण होता है वह अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। देखिए, मान लीजिए कोई हड्डी है, तो हड्डी खोखली होती है। क्या होती है? खोखली। तो उसमें जो जालीनुमा संरचना, लाल आकार का एक मसाला टाइप भरा होता है, वही अस्थि मज्जा होता है और उसी में ही ब्लड का निर्माण होता है।
आशा करता हूँ यह भी आपको समझ में आ गया होगा। आप कभी भी हड्डी देखिएगा वो खोखली होती है और बीच में उसमें कुछ लाल लाल रंग का भरा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी आपको निर्माण पता चल गया। अब आगे देखते हैं कि ब्लड का स्टोर कहाँ होता है हमारे शरीर में। तो साथियों ब्लड का जो स्टोर है, यानी हम सीधे से कह सकते हैं कि इसको एकत्रित कहाँ रखता है, तो स्प्लीन यानी प्लीहा, जिसे हम तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लड का स्टोर कहाँ होता है, स्प्लीन यानी प्लीहा या तिल्ली में। अब नेक्स्ट फैक्ट है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर में और वही ब्लड में। तो साथियों 200 ग्राम डेसीबल, कितना, 200 ग्राम डेसीलीटर, सॉरी। तो कभी भी पूछे कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, तो साथियों 200 ग्राम डेसीलीटर, 200 ग्राम डेसीलीटर यहाँ मैंने लिख दिया है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो साथियों जितना फैट वाली चीज़ आप खाएंगे यानी वसा वाली चीज़, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो ब्लड में हमारी जो मात्रा रहनी चाहिए वो 200 ग्राम डेसीलीटर होनी चाहिए। इससे अधिक होगा तो आपको कोलेस्ट्रॉल से काफ़ी समस्याएं आएंगी, यानी रोग उत्पन्न होने लगेंगे। तो कभी पूछे कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, तो 200 ग्राम डेसीबल। अब आगे हम देख लेते हैं कि ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना पाता है। हीमोग्लोबिन का मतलब होता है कि जो लौह तत्व होते हैं, यानी हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, फेरस, यानी जिसे हम आयरन या लोहा के नाम से भी जानते हैं। अब कभी भी पूछे कि मेल में कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है और फीमेल में कितना पाया जाता है, तो साथियों मेल में पाया जाता है 14 ग्राम डेसीलीटर और फीमेल में पाया जाता है 13 ग्राम डेसीलीटर। इसीलिए मेल में जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होगी अधिक, उसमें ब्लड का मात्रा भी होगा अधिक। तो इसीलिए जो पुरुष में बनता है ब्लड वो 5.5 लीटर, यानी इनमें 5.5 लीटर खून होता है और महिलाओं में होता है 5 लीटर, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन की भी मात्रा कम है। उसमें 14 ग्राम डेसीलीटर है, इसमें 13 ग्राम डेसीलीटर है। आशा करता हूँ आपको हीमोग्लोबिन वाला भी पॉइंट याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से एक बनता है, कभी भी मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछे कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो साथियों आपका जो उत्तर है वह विलियम हार्वे ने किया था। किसने, विलियम हार्वे। यहाँ से एक डाउट आपके मन में बन रहा होगा, कोई बच्चा यह याद रखे होगा कि रुधिर वर्गों की खोज कार्ल लैंड ने की थी, लेकिन नहीं। मैं आज आपको पढ़ाऊँ रक्त परिसंचरण। कभी भी रक्त परिसंचरण पूछे तो विलियम हार्वे मारेगा, और अगर यह पूछे कि रुधिर वर्गों का खोज या पता किसने लगाया, तब आप कार्ल लैंड को लगाएंगे। उसको हम एक अलग टॉपिक में पढ़ाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम देख लेते हैं कि ब्लड का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है। हमने यह जान लिया कितनी होती है, कहाँ निर्माण होता है, ठीक ना साथियों, यह कितने मात्रा में होती है, यह क्या है। अब हम इसके कार्य जान लेते हैं। तो साथियों ब्लड का जो कार्य होता है हमारे शरीर में, वह टेम्परेचर कंट्रोल करता है। टेम्परेचर मतलब वही होता है ताप नियंत्रण करता है। तो कभी भी आपसे रक्त का जो कार्य पूछे तो रक्त हमारे शरीर में ताप को नियंत्रण रखता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उनसे उसमें पोषक पदार्थों का आदान प्रदान हमारे शरीर में इधर से उधर पूरे शरीर चारों तरफ शरीर में वो परिवहन करते रहता है। तो पोषक पदार्थों का परिवहन करना भी रक्त का कार्य है। अब जो थर्ड पॉइंट है इसे आप बढ़िया से समझिएगा, गैसों का परिवहन। मैंने आपको क्या बताया कि थर्ड पॉइंट वाला आप इसको याद रखिएगा। गैसों का परिवहन मैंने लिखा है O2 CO2। तो साथियों हमारा जो ब्लड होता है, जो धमनी में रक्त बहता है वो ऑक्सीजन को लेकर चलता है, इसीलिए उसे हम शुद्ध रक्त कहते हैं। जबकि सिराओं में जो वापस खून लौट आता है वो CO2 लेकर चलता है, जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसे हम अशुद्ध रक्त के भी नाम से जानते हैं। तो आप सीधे से यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा कि गैसों का भी परिवहन करता है हमारा ब्लड, यानी ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। मैं ऊपर की तरफ तीर मार दे रहा हूँ। और CO2 ले आने का कार्य करता है। जिस ब्लड में O2 की मात्रा रहेगी अत्यधिक वह होता है शुद्ध रक्त, और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वो होता है अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त धमनी ले जाने का कार्य करती है, अशुद्ध रक्त सिरा लाने का कार्य करती है। इतना पॉइंट आपको भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम देखते हैं, ब्लड हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी करता है। जो उत्सर्जी पदार्थ हो गए होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ। तो जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ब्लड उनका भी परिवहन करने का कार्य करता हो। आशा करता हूँ आपको ब्लड के कार्य बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं कि ब्लड
कितने प्रकार का होता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर ब्लड। साथियों, ब्लड मुख्य रूप से पहले तो दो प्रकार का होता है, जैसे यानी ब्लड को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं, एक प्लाज्मा, एक कार्पल्स, जिसे हम रुधिराण के भी नाम से जानते हैं। साथियों, आपके शरीर में जो प्लाज्मा पहली बात तो आप याद रखिएगा, ये तरल अवस्था में होता है। किस अवस्था में? तरल अवस्था में। मैंने आपको बताया भी ऊपर कि यह एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु में आप छानोगे तो उसका कुछ हिस्सा उस जिसमें छानोगे उसमें बचा रह जाएगा और कुछ नीचे से छन जाता है। तो जो 60% प्लाज्मा होता है, जब आप किसी भी इसको कपड़े में या छन्नी में आप छानेंगे तो 60% प्लाज्मा नीचे चला आएगा छन कर, और 40% रुधिराण, जिसे हम कार्पल्स के नाम से जानते हैं, या उसी छन्नी या कपड़े में बच जाएगा। तो इसी को इसीलिए इसे कहा जाता है प्राकृतिक कोलाइड। तो कभी पूछे कि प्लाज्मा की मात्रा, तो प्लाज्मा की मात्रा हमारे शरीर में होती है 60% और रुधिराण यानी कार्पल्स की मात्रा होती है 40%। तो रक्त को हम कितने भागों में पहले बांटें? दो भागों में। कौन कौन सा? प्लाज्मा और रुधिराण, जिसे हम कार्पल्स भी कहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्लाज्मा के भी दो भाग होते हैं, या प्लाज्मा में भी दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? एक फाइब्रिनोजन, एक प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। इसका जो हम कभी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे कि ब्लड का क्लॉटिंग यानी ब्लड का थक्का जमना, तो हम उसमें इसका टॉपिक की चर्चा कर देंगे। बस याद रखिएगा कि प्लाज्मा में दो प्लाज्मा होते हैं, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। अब हम देखते हैं रुधिराण। रुधिराण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बाकी जो फैक्ट बच जा रहे हैं मैं इसे किसी और वीडियो में आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। जैसे अब यहाँ से ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके कुछ एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन बने कि रुधिराण कितने प्रकार के होते हैं, तो साथियों रुधिराण होते हैं 3 प्रकार के, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। साथियों, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं, RBC को एरेंथ्रोसाइट, जबकि WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। ये तीनों नाम आपको याद हो गया। अब हम देखते हैं कि RBC की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, WBC की संख्या कितनी होती है, और प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। तो साथियों, हमारे शरीर में RBC की जो संख्या पूछी जाए, तो RBC की जो हमारे शरीर में संख्या होती है वह होती है 50 लाख, और किसी किसी बुकों में आपको 5 मिलियन भी दिखेगा, तो वही 5 मिलियन बराबर 50 लाख। और कभी भी आपसे पूछे कि WBC की संख्या, तो साथियों 10,000। कितना? 10,000। और कभी भी आपसे पूछे कि आपका थ्रोम्बोसाइट की संख्या कितनी होती है, तो थ्रोम्बोसाइट की जो संख्या होती है वह होती है आपकी 2 लाख। आशा करता हूँ या इनकी संख्याएं ब्लड में कितनी होती हैं समझ में आ गया होगा। RBC को एरेंथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स, जबकि WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्पल्स। अब कभी पूछे कि एरेंथ्रोसाइट या RBC का कार्यकाल यानी जीवन काल कितने दिन का होता है, तो साथियों यह होता है 120 दिन। कितने दिन का? 120 दिन का इसका जीवन काल होता है RBC का। WBC का 4 दिन, 4 से 6 दिन कोई किसी किसी बुकों में दिया रहता है। और प्लेटलेट्स यानी आपके थ्रोम्बोसाइट जिसकी संख्या 2 लाख है, तो उसका जो जीवन काल होता है वह 7 दिन होता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको यह समझ में आया होगा। और ये साथियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसी तरह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट फैक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।